Hello everyone, I welcome you all to my lecture series. Today we are going to talk about the basics of English grammar, because to understand any language or any subject we need to know the basics. So we are going to start from the basics of English grammar. Then only you will be able to understand any topic of grammar. Fine, so let's start. तो पहली चीज़ जो हम देखेंगे ग्रामर में, द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू लुक एट इज लैंग्वेज. व्हाट डू यू मीन बाय लैंग्वेज? होती क्या है ये लैंग्वेज? किससे फॉर्म होती है? किससे बनती है लैंग्वेज? बेसिकली आपको क्या रिक्वायरमेंट होती है एक लैंग्वेज को फॉर्म करने के लिए? द फर्स्ट थिंग दैट यू रिक्वायर इज अ सेंटेंस. फाइन, आपको सेंटेंस चाहिए होता है, सेंटेंसेस चाहिए होते हैं एक लैंग्वेज को फॉर्म करने के लिए. एंड इफ वी आस्क यू व्हाट इज अ सेंटेंस, सेंटेंस होता क्या है? इट्स अ कलेक्शन और ग्रुप ऑफ वर्ड्स. जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स, व्हेन वी प्लेस ग्रुप ऑफ वर्ड्स टुगेदर, दे फॉर्म द सेंटेंस. And you have to place these words in such a manner that they make a meaningful sentence. इन वर्ड्स को हमें ऐसे प्लेस करना है सेंटेंस में कि वो एग्जैक्टली एक सेंटेंस में जहाँ पर वो मीनिंग दे हमें. अदरवाइज हम कोई भी वर्ड कहीं पे भी रखेंगे, दैट विल नॉट गिव अस अ मीनिंगफुल सेंटेंस. वी वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड द सेंटेंस एट ऑल. तो ये वर्ड्स हम कैसे प्लेस करते हैं, इनकी प्लेसमेंट हमें बताता कौन है? किस वर्ड को किसके बाद हमें यूज करना है? ये वर्ड्स जो हैं ये बनाते हैं आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच. दीज वर्ड्स आर एक्चुअली द पार्ट्स ऑफ स्पीच, और यही पार्ट्स ऑफ स्पीच हम इस वीडियो में पढ़ेंगे. फाइन, तो ये वर्ड्स होते क्या हैं? How do they work? How are they placed? Where are they located? Which word has to be placed after which one? वही हम देखेंगे इस पार्ट ऑफ स्पीच में. अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की भी बात करें, इफ विल टॉक अबाउट ओनली स्पीच, स्पीच किससे बनती है? स्पीच भी सेंटेंसेस से ही बनती है, और वी कैन से स्टेटमेंट से बनती है. और स्टेटमेंट्स के लिए भी हमें क्या चाहिए? यही वर्ड्स चाहिए. और ये वर्ड्स क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच. इंग्लिश में हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर? 8, isn't it? But from the perspective of competitive exams, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सिर्फ 7 ही पढ़ने हैं. वी डोंट हैव टू गो फॉर इंटरजेक्शन. ओके, हमें सिर्फ 7 ही पढ़ने हैं. अदरवाइज हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं. आई होप दिस मच इज क्लियर. तो टू अंडरस्टैंड एनी लैंग्वेज वी नीड सेंटेंसेस. और सेंटेंसेस किससे बनते हैं? जब वर्ड्स को हम इट्स अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स. तो उन्हीं वर्ड्स को जब हम प्लेस करते हैं इन अ करेक्ट फॉर्म, करेक्टली वन आफ्टर द अदर, जिसके लिए कुछ रूल्स होते हैं. और ये वर्ड्स हमें इन वर्ड्स को कैसे प्लेस करना है वो हमें कौन बताता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच. कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच है? 8. हमें कितने पढ़ने हैं? सिर्फ 7. फाइन, so I hope this much is clear. Let's just have a look at how many parts of speech are there, और कौन-कौन से parts of speech है. What are the names of all those parts of speech? तो पहला parts of speech जो है वो है noun. The second one is pronoun. इतना सबको पता होता है कि pronoun जो है it stands for noun. It is used in place of noun. It supports it, isn't it? After that, verb and adverb. एंड एडवर्ब के बारे में ये चीज़ है कि इट क्वालिफाइज वर्ब, एंड नॉट ओनली वर्ब बट एन एडजेक्टिव ऑल्सो एंड अनदर एडवर्ब ऑल्सो. इसके बारे में हम आगे बात करेंगे. आई विल एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स टू यू इन डिटेल, बट एज ऑफ नाउ हम सिर्फ इनके नाम जानेंगे कि कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच है. ठीक, देन प्रपोजिशन, देन कंजक्शन एंड देन इंटरजेक्शन, जो कि हमें नहीं पढ़ना है. From examination point of view, we will stay confined only up to these 7 parts of speech. ठीक है? Okay. After that, let's come to
verbs first. We won't talk about noun separately. Noun को verb के साथ कैसे use करना है, associate करना है, how is noun used with different parts of speech, हम noun को वैसे पढ़ेंगे, ठीक है, separately नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे. तो पहली चीज जो हम देखेंगे that is verb. होता क्या है verb? Everyone knows. Action words जो भी हैं वो verbs हैं. Verbs usually tell us about the action which has been done. कौन सी एक्टिविटी हो रही है, कौन सा एक्शन हो रहा है, वो हमें किससे पता चलता है, वो हमें वर्ब से पता चलता है, ठीक है. और वो एक्शन किस फॉर्म में हो रहा है, किस टेंस में हो रहा है, उसके डिफरेंट फॉर्म्स, डिफरेंट वर्ब फॉर्म्स है, वो प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है या फ्यूचर में होने वाला है. ये सारी चीजें भी हमें कौन बताता है, वर्ब ही बताता है. ओके अब वर्ब्स के भी अपने टाइप्स होते हैं और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो जो वर्ब्स के टाइप्स पढ़ने हैं वो मैं आपको यहाँ पे सारे एक्सप्लेन करूँगी, राइट. तो सबसे पहली चीज़ जो आपको देखनी है कि वर्ब्स में दो टाइप्स होते हैं, मेन वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स. ओके, ऑक्सिलरी वर्ब्स. तो मेन वर्ब जो है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रिंसिपल वर्ब, क्योंकि यही एक हेड वर्ब होता है, एक मेन वर्ब होता है, इसीलिए इसको प्रिंसिपल वर्ब भी कहा जाता है, ठीक है. और ये जो मेन वर्ब्स है इन्हीं के 5 फॉर्म्स है, V1, V2, V3, V4 एंड V5, जो कि हम आगे देखेंगे. एज ऑफ नाउ रिमेंबर ओनली दैट मेन वर्ब्स हैव 5 डिफरेंट फॉर्म्स. अब जो ये ऑक्सिलरी वर्ब्स है, ये ऑक्सिलरी वर्ब्स होते क्या है, दे आर कॉल्ड एज हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है. ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है दे आर कॉल्ड एज हेल्पिंग वर्ब्स. तो ये क्या करते हैं, डेफिनेटली इट हेल्प्स टू एनहांस द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, इट एड्स वैल्यू टू द मीनिंग ऑफ द वर्ब, इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट द टेंस ऑफ द वर्ब, ठीक है. तो कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब्स है, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव, हैज और हैड. अब जो ये इज, एम, आर है, it is used in present tense. Was or were, it is used in past tense. Have, has और had. Have और has जो है वो present perfect में use होता है और had जो है वो past perfect में use होता है. Fine. और इन तीनों के साथ have, has और had के साथ verb हमेशा third form में use होता है, ठीक है. verb हमेशा थर्ड फॉर्म में यूज होता है. इज, एम, आर या वॉज, वर के साथ verb हमेशा फोर्थ फॉर्म में यूज होता है. फाइन. सो whenever there are helping verbs, ठीक है. हेल्पिंग वर्ब्स के बाद अगर आप V4 देखते हो, V4 कौन सा वाला फॉर्म होता है वर्ब्स का, verb प्लस ing. ओके, verb प्लस ing. फॉर एग्जाम्पल रनिंग, जंपिंग, टीचिंग, प्लेइंग, ईटिंग, जहां पर भी आप वर्ब के साथ ing देखोगे दैट इज योर V4. और V4 को क्या बोला जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रेजेंट पार्टिसिपल. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रेजेंट पार्टिसिपल. फाइन. उसके बाद तो जब भी आप हेल्पिंग वर्ब्स के साथ, जो कि ये सारे हैं, V4 देखोगे, ओके, प्रेजेंट पार्टिसिपल देखोगे, वर्ब इन इट्स ing फॉर्म देखोगे, दैट विल ऑलवेज बी योर एक्टिव वॉइस. दैट विल ऑलवेज बी योर एक्टिव वॉइस. और जो हेल्पिंग वर्ब्स है, यही हेल्पिंग वर्ब्स जब आप किन के साथ देखोगे, वर्ब इन इट्स थर्ड फॉर्म V3 के साथ देखोगे. और V3 को क्या बोलते हैं, इट इज पास्ट पार्टिसिपल. इट इज पास्ट participle. So V4 is present participle, V3 is past participle. तो helping verbs के साथ जब V3 use होता है वो क्या होता है, वो passive voice होता है. That is passive voice. I'll give you an example over here. He is playing फुटबॉल. सब्जेक्ट है, ऑक्सिलरी वर्ब है, मेन वर्ब है प्लेइंग, एंड देन देयर इज ऑब्जेक्ट ऑल्सो. सो इट इज अ कंप्लीट सेंटेंस विच इज एन एक्टिव वॉइस. तो यहाँ पर इज है, हेल्पिंग वर्ब है, और वर्ब किस फॉर्म में है, फोर्थ फॉर्म में.
अब हम पैसिव वॉइस देखते हैं एंड वी विल सी वेदर दिस रूल इज एप्लीकेबल देयर और नॉट. सो हम एक्टिव वॉइस को पैसिव में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, वी चेंज सब्जेक्ट इनटू object and object into subject. So first of all we are going to change football, which is an object, we're going to place it at the first place. So football is being played by him. Okay, तो यहाँ पर auxiliary verb आया, being is also an auxiliary verb. Fine. So auxiliary verb के बाद played which is in its third form. तो ये क्या बन जाता है, ये passive voice बन जाता है. Getting me? Okay, one more thing that you're going to remember. Usually आप क्या देखते हो, मेन वर्ब या तो V1 फॉर्म में होगा या V2 फॉर्म में होगा, V3 फॉर्म में होगा, V4 या V5 फॉर्म में होगा. ठीक है, और जब भी ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब के साथ होगा, इट इज़ ईजी फॉर यू टू आइडेंटिफाई कि ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा है और मेन वर्ब कौन सा है. बट इफ मेन वर्ब इज एब्सेंट, इफ मेन वर्ब इज एब्सेंट इन अ सेंटेंस, तो ऑक्सिलरी वर्ब कैसे एक्ट करता है, हाउ डज एन ऑक्सिलरी वर्ब एक्ट इन अ सेंटेंस. क्या वहां पर उस सेंटेंस में मेन वर्ब होता ही नहीं है? नो, इट डजंट हैपन लाइक दैट. अगर मेन वर्ब किसी सेंटेंस में नहीं है तो उस टाइम पे जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है वही मेन वर्ब, इट एक्ट्स एज अ मेन वर्ब, वही मेन वर्ब की तरह एक्ट करता है. क्योंकि ऐसा कोई सेंटेंस नहीं हो सकता जो बिना वर्ब के हो, या तो मेन वर्ब होगा नहीं तो ऑक्सिलरी वर्ब होगा, दोनों में से एक होगा ही होगा. चाहे कोई भी सेंटेंस हो वो इन दोनों के बगैर नहीं बन सकता. हो सकता है मेन वर्ब जो कि V1 से लेके V5 फॉर्म तक होते हैं उनमें से कोई भी ना हो, बट जो ऑक्सिलरी वर्ब होगा वो उस सेंटेंस में डेफिनेटली होगा, और उस टाइम पे उस सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब ही मेन वर्ब की तरह काम करेगा. बिकॉज देयर इज नो सेंटेंस इन दिस वर्ल्ड इन इंग्लिश जहां पर वर्ब होगा ही नहीं. फाइन, आई होप दिस मच इज अंडरस्टूड. Okay, let's have an example at in which we're going to see ki how does auxiliary verb work in a sentence with main verb and how does it act without main verb. Fine. If we are going to look at these two sentences, he is playing in the garden. यहाँ पर subject है, object तो नहीं है लेकिन prepositional phrase है. What is the prepositional phrase? You know, the easiest way to remember a prepositional phrase is that कि वो preposition से start होता है. ठीक है, तो he is playing, is क्या है यहाँ पे, auxiliary verb है. तो playing क्या है, main verb है, क्योंकि ये किस फॉर्म में है, V4 फॉर्म में. एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जब भी आप वर्ब को देखोगे V1, V2, V3, V4 और V5 फॉर्म में, वो क्या होगा, वो आपका मेन वर्ब होगा. तो जब ऑलरेडी मेन वर्ब प्रेजेंट है, इज क्या होगा, auxiliary verb, helping verb. Fine. In the next sentence, they were having lunch when I arrived. Again, जो having है यहाँ पे, ये क्या है, main verb, isn't it? और ये किस फॉर्म में है, again it is in V4 form. So जो यहाँ पे were है वो क्या बन जाता है हमारा, it becomes a auxiliary verb or helping verb. Now if we have a look at the next two sentences, you will understand it clearly what I was trying to say. क्योंकि ऐसा कोई सेंटेंस होगा ही नहीं इंग्लिश में जो बिना वर्ब के हो. ठीक है, he is a good boy. यहाँ पे कोई भी मेन वर्ब नहीं हो रहा है, कोई भी एक्शन तो हो नहीं रहा है, सो मेन वर्ब इज मिसिंग क्योंकि एक्शन इज मिसिंग. ही इज अ गुड बॉय, क्या कोई एक्शन हो रहा है यहाँ पे, नो एक्शन इज बीन डन, इजंट इट. तो क्या यहाँ पे वर्ब भी नहीं है, नो, देयर इज अ वर्ब. इज तो है, बट इज क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है. लेकिन व्हाट डिड आई से, जब मेन वर्ब एब्सेंट होगा किसी भी सेंटेंस में तो ऑक्सिलरी वर्ब कैसे एक्ट करेगा, एज अ मेन वर्ब. सो इन दिस सेंटेंस इज एक्ट्स एज अ मेन वर्ब. गेटिंग मी? सो
even if the action is not been done in this particular sentence, still there is verb in it. There is verb in it. In the next sentence, I have a bag. So simply I have a bag. मेरे पास बैग है. कोई एक्शन तो हो नहीं रहा है, मैं सिर्फ एक बात बोल रही हूँ that I have a bag. So can we say this sentence doesn't have any verb? No, there is verb in it. Have is the verb over here. Although have एक auxiliary verb ही है, but when main verb is missing, have के साथ तो V3 होना चाहिए था, लेकिन क्या कोई verb है V3 फॉर्म में यहाँ पे? नहीं है. तो I have a bag में जो ये have है, ये auxiliary verb है. क्योंकि यहाँ पर कोई main verb available नहीं है, present नहीं है, तो यही क्या act करेगा? It will act as a principal verb. It will act as a main verb. Okay? So इन दो sentences में जहाँ पर main verb है ही नहीं, still verb is present. Still verb is present in these two sentences. कैसे? और क्योंकि auxiliary verb ही जो है वो main verb की तरह act करता है. Hope it is clear now. If you are going to get such kind of sentences in the examination, I hope you'll be able to understand or identify कि whether the main verb is present or the auxiliary verb is present, whether both are present, if the sentence is carrying a verb or not. If you'll be asked a question, is there main verb in this sentence or not, and if you will have to point out the main verb in the sentence, क्या आप point out कर सकते हो? Yes, definitely you have to point out is over here, क्योंकि is ही यहाँ पर main verb है. तो अगर इस type के questions exams में आते हैं, you can easily do it. Okay, next some more important points. और वो क्या है? Let's just associate the verb with a noun in terms of gender and in terms of number. ठीक है, पहले हम नंबर की बात करते हैं. And whenever we talk about number, तो वहाँ पे एक रूल आता है. रूल कौन सा है? सिंगुलर नाउन जो है वो सिंगुलर वर्ब के साथ यूज होगा. प्लूरल नाउन जो है वो किसके साथ यूज होगा? प्लूरल वर्ब के साथ यूज होगा. Now how is it possible? कैसे करना है ये? How is it to be applied? That I'm going to tell you. पहली चीज that you have to remember is if there is any noun, ठीक है, without s, okay, s is not there, so noun is considered to be singular. Noun is considered to be singular. But if we add s to any noun, अगर s add होता है किसी भी noun के साथ, तो वो noun क्या बन जाता है? प्लूरल. ये सबको पता है, isn't it? तो यहाँ पे यू डोंट हैव टू से कि ये तो पता है, ये चीज़ क्यों रिपीट हो रही है. इसके बाद जो चीज़ होगी आई थिंक वो आपको नहीं पता होगा. सो नाउन के साथ जब हम एस ऐड करते हैं वो क्या बन जाता है? प्लूरल. और विदाउट एस नाउन सिंगुलर होता है. लेट मी गिव यू एग्जांपल्स. लाइक देयर इज टीचर. ओके, टीचर या स्टूडेंट, ये क्या है? ये सिंगुलर नाउन है या प्लूरल नाउन है? दीज आर singular nouns, isn't it? Both of them. क्यों? क्योंकि ये without s है. लेकिन if I am going to add s to both of them, so ये क्या बन गया? teachers. ये क्या बन गया? students. And now it doesn't talk of only one teacher, it doesn't talk of only one student, but many students and many teachers. तो अब ये noun क्या बन गया? ये plural बन गया. किससे? जब हमने s add किया. Fine. बट वर्ब के केस में क्या है? वर्ब के केस में इट इज कंप्लीटली ऑपोजिट. इट इज कंप्लीटली ऑपोजिट. वर्ब अगर बिना एस के है तो ये प्लूरल है, और अगर हम वर्ब के साथ एस या ई एस ऐड करते हैं वो क्या बन जाता है? सिंगुलर. दिस इज आई थिंक न्यू फॉर यू कि अगर वर्ब में हम s या es ऐड करते हैं वो सिंगुलर बन जाता है, कंप्लीटली ऑपोजिट टू द नाउन. और अगर वर्ब बिना s के है तो वो क्या है? प्लूरल. लेट मी गिव यू एग्जांपल्स. इफ देयर इज वर्ड रन, ठीक है, और यहाँ पे है रन्स,
रन हमेशा V1 फॉर्म में है, और जब भी आप देखोगे ना किसी भी वर्ब के साथ S या ES होगा वो V5 फॉर्म होता है उसका, ठीक है। तो ये क्या है, इट इज विदाउट S, तो ये क्या है, इट इज प्लूरल नाउन। और यहाँ पर S आप देख रहे हो तो इट इज अ सिंगुलर नाउन। यू कैन ऑल्सो रिमेंबर वन थिंग है, जितने भी V1 के वर्ब्स हैं, जितने भी V1 वर्ब्स हैं वो सारे प्लूरल वर्ब्स हैं। जितने भी V5 वर्ब्स हैं which end with S or ES, they are singular nouns. I hope it is understood now. Fine. So let's just have a look at the examples over here. Doctor. Doctor singular noun है कि plural है? Obviously we are talking about one doctor only, तो ये singular है। तो इसके साथ कौन से auxiliary verbs use होंगे? It will be is, was and has. Now if we talk about doctor, doctors, तो नाउन इज इन द प्लूरल फॉर्म। यहाँ पर हमें कौन से वर्ब्स यूज करने हैं? डेफिनेटली जो प्लूरल वर्ब्स है, दैट इज आर, वर एंड हैव। तो हु टेल्स यू वेदर द वर्ब इज सिंगुलर और प्लूरल? व्हेनेवर वर्ब्स एंड विद एस, व्हेनेवर वर्ब्स एंड विद एस, दे आर सिंगुलर वर्ब्स। व्हेनेवर एनी वर्ब डजंट एंड विद एस और दे एंड विद सम अदर वर्ड, दे आर प्लूरल नाउन्स, सॉरी प्लूरल वर्ब्स। फाइन, अब इतना तो समझ में आ गया। नाउ देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट जहां पर आपको दो नाउन्स दिए गए होंगे, बट स्टिल यू विल हैव टू आइडेंटिफाई क्या वो एक ही नाउन है, सिंगुलर है या वो प्लूरल है। फाइन, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। सी यहाँ पर इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल इट इज रिटन द पोएट एंड राइटर। तो दो नाउन्स दिए गए हैं, पहले पोएट और राइटर, एंड इफ यू विल बी आस्क्ड whether there is singular noun in the sentence or plural, so how are you going to answer it? Most of the students, I think 99% of students क्या लिखेंगे कि noun plural है। but what if I tell you कि यहाँ पर noun जो है वो singular है, and that is correct। जो यहाँ पर इस sentence में noun दिया गया है that is singular, but कैसे? see, जब भी आप दो nouns देखते हो किसी भी सेंटेंस में, और आर्टिकल जो है चाहे दी हो, अ हो या एन हो, सिर्फ एक ही नाउन के पहले यूज किया गया है, दैट इज ऑलवेज योर सिंगुलर नाउन। आई विल रिपीट, whenever you see two nouns in a sentence but the article will be used only before one noun, अगर आप दो नाउन्स देखते हो एक सेंटेंस में लेकिन आर्टिकल सिर्फ एक नाउन के पहले यूज किया गया होगा, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो ये नाउन है ये एक ही इंसान है, जो पोएट भी है और राइटर भी है। तो ये क्या है? सिंगुलर नाउन है, और जो इसके साथ वर्ब यूज होगा वो क्या होगा? सिंगुलर वर्ब। दैट इज व्हाई आई हैव रिटन इज, वॉज और हैज, जो इसके साथ यूज होगा अकॉर्डिंग डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन और द सेंटेंस। फाइन, इन द नेक्स्ट सेंटेंस सी अगेन द पोएट एंड द राइटर। यहां पे ये सिंगुलर नाउन है या प्लूरल नाउन है? यहां पर ये प्लूरल नाउन है। क्यों? क्योंकि दोनों नाउन्स के पहले क्या यूज किया गया है? आर्टिकल यूज किया गया है। फाइन, तो जब भी आर्टिकल आप दोनों नाउन्स के पहले देखोगे यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वहां पर नाउन जो है वो दो अलग लोग हैं, पोएट कोई और है, राइटर कोई और है। तो जब भी ये प्लूरल नाउन आप देखोगे आप क्या यूज करोगे? प्लूरल वर्ब, दैट इज हैव, वर, आर। ओके, या अगर मेन वर्ब्स भी आते हैं तो वो कौन से वाले आएंगे? V1 वाले एंड नॉट V5। किस केस में V1 आएगा और किस केस में V5? ऑब्वियसली द पोएट एंड राइटर, ये तो सिंगुलर नाउन है तो V5 आएगा बिकॉज दे एंड विद S और ES, इजंट इट? और जो ये वाला सेंटेंस है पोएट एंड द राइटर, यहाँ पर नाउन प्लूरल है क्योंकि दो अलग लोगों की बात हो रही है, और वो हमें कैसे पता चल रहा है? क्योंकि दोनों के आगे क्या लगा हुआ है? आर्टिकल लगा हुआ है। तो यहाँ पर हमें कौन सा वर्ब यूज करना पड़ेगा? अगर ये ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज ना करें तो V1 यूज कर सकते हैं हम। Getting me? I hope this much is clear. Ab see, if there will be given an orange and apple, okay,
तो यहाँ पर आप देखोगे कि एप्पल तो डेफिनेटली एक अलग फ्रूट है, ऑरेंज तो डेफिनेटली एक अलग फ्रूट है, बट यू डोंट हैव टू गो विद द फैक्ट। आपको साइंटिफिक फैक्ट नहीं देखना, आपको रूल देखना है कि आर्टिकल एक के पहले ही यूज हुआ है, तो यहाँ पे आपको कंसिडर करना है हाँ ऑरेंज जो है वो एप्पल भी है, मे बी कोई दूसरा नाम होगा। साइंटिफिक फैक्ट में नहीं जाना है आपको कि ऑरेंज जो है वो अलग फ्रूट है, एप्पल जो है अलग ही फ्रूट है। सिर्फ इंग्लिश का रूल यहाँ पे देखना है कि अगर ये दो नाउन्स दिए गए हैं तो आर्टिकल सिर्फ एक के पहले यूज किया गया है, सो इट इज अ सिंगुलर नाउन ओनली। अगर वहां पे एन ऑरेंज एंड एन एप्पल अगर दोनों के पहले यूज किया गया है आर्टिकल, तो देयर यू विल अंडरस्टैंड कि ये दो अलग नाउन्स है। होप इट इज क्लियर नाउ। ओके, नेक्स्ट वी कम टू द मेन verbs and we will see how many different types of forms of verbs are there और वो कैसे यूज होते हैं। ठीक है, तो पहला है V1, V2, V3, V4, V5। इतना मैंने पहले ही बता दिया। V1 जो है वो प्लूरल वर्ब होते हैं, V5 जो है वो सिंगुलर वर्ब्स होते हैं क्योंकि वो S और ES से एंड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जंप है, ठीक है, सो दिस इज अ रेगुलर वर्ब। ठीक है, इसमें कैसे ये एंड होगा, जंप्स, तो एस सिर्फ सफिक्स, ओनली सफिक्स एस विल बी एडेड। लेकिन अगर कोई वर्ब है जैसे डू, यहाँ पे आप DOS नहीं लिख सकते हो, दैट विल बी रॉन्ग। तो यहाँ पे कैसे एंड होगा, DOES। आर यू गेटिंग मी? दैट इज वाई वी से या तो एस सफिक्स यूज होगा या तो ES सफिक्स यूज होगा। गेटिंग मी? नेक्स्ट थिंग, तो V1 फॉर्म में वर्ब्स कैसे यूज होते हैं, V1 फॉर्म में वर्ब्स कैसे यूज होते हैं विदाउट एस, लाइक टीच, लाइक स्विम, लाइक प्ले, ईट, टेक, गिव, ओके, सिट, डू, स्टडी, वर्क। गेटिंग मी? देन इफ वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ V2 क्या होता है, वो पास्ट टेंस होता है वर्ब का। ठीक है, एंड यूजुअली which the verbs which are regular ones they end with ed, जिन्हें weak form of verbs भी कहा जाता है। और जो irregular verbs होते हैं उनकी स्पेलिंग V2 में भी चेंज होती है और V3 में भी चेंज होती है। उसकी एग्जांपल्स कौन सी है irregular verbs की, जैसे कि टेक है, टेक इज एन irregular verb, वाई इसकी स्पेलिंग चेंज होती है V2 में भी और V3 में भी, लाइक it is took in V2 and taken in V3. Similarly, give is the verb. In past tense, it will be written as gave, and in past participle form, in third form, it will be written as given. Similarly, जो teach है ये भी irregular verb है। ठीक है, रेगुलर वर्ब्स के बारे में आपको एक चीज याद रखनी है, वो हमेशा ed से ही एंड होते हैं और उनको वीक फॉर्म ऑफ वर्ब्स भी कहा जाता है, और जो इरेगुलर वर्ब्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ वर्ब्स भी हैं। तो जो टीच है ये भी इरेगुलर है क्योंकि इसकी स्पेलिंग भी चेंज होती है। दैट इज द इजीएस्ट फॉर्म ऑफ दैट इज द इजीएस्ट वे टू रिमेंबर विच वर्ब इज रेगुलर एंड विच वन इज नॉट। तो V2 फॉर्म में क्या आता है, पास्ट टेंस आता है, तो टॉट। V3 जो कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, पास्ट पार्टिसिपल भी कहा जाता है उसको, उसमें भी टॉट ही आएगा। नाउ V4 इज द वर्ब प्लस ING। ठीक है, वर्ब इन इट्स ING फॉर्म, जैसे कि टीचिंग। ठीक है, और इसमें कौन से ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज होते हैं, प्रेजेंट टेंस में इज, वॉज, इज, एम, आर, एंड पास्ट में वॉज और वर। और जो फिफ्थ फॉर्म आएगा टीच का वो क्या आएगा, टीच। अगेन CS नहीं आएगा ना, TEACHS, दैट इज द रॉन्ग स्पेलिंग, तो कौन सा सफिक्स लगाओगे आप, ES वाला। ठीक है, सिमिलरली इफ आई टेक द वर्ब स्टडी, इसका पास्ट टेंस क्या आएगा, स्टडीड, पास्ट पार्टिसिपल भी क्या आएगा, स्टडीड, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या आएगा, दैट इज V4 क्या आएगा, स्टडीइंग और स्टडीज।
यहाँ पर IES फॉर्म भी आ गया, सो IES सफिक्स भी यूज होता है V5 में. गेटिंग मी? I hope it is clear. Okay, one thing that I want to say, जो V4 है इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, इजंट इट? बट V4 जो है ये जेरेंड भी होता है, और एज अ जेरेंड इट कैन बी यूज्ड एज अ नाउन. अगर ये वर्ब है बट दिस V4 कैन बी यूज्ड एज अ जेरेंड, बिकॉज जेरेंड क्या होता है, वर्ब प्लस ING. फाइन, इट कैन बी यूज्ड एज अ नाउन. और नाउन एज अ नाउन ये कैसे यूज होगा, दैट आई विल टीच यू लेटर. एज ऑफ नाउ जस्ट रिमेंबर कि V4 जो है ये सिर्फ एज अ वर्ब ही यूज नहीं होता, ये एज अ नाउन भी यूज होता है इन द जेरेंड फॉर्म. ओके, नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इज जेरेंड्स ओनली. तो अब ये जेरेंड्स होते क्या है? इट इज wait a second, let me end this lecture over here only, otherwise it will exceed for more than 30 minutes. Fine, so we'll do gerunds in the next lecture. Take care, bye bye.